नमस्कार, मैं दीपक शर्मा हूँ। मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, राजनीति में चाहे कितना बड़ा सूरमा हो, कितना बड़ा महारथी हो, एक ना एक दिन हिसाब सबका होता है और बराबर होता है। अब इसकी ताज़ा मिसाल महाराष्ट्र बनने जा रहा है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक दौर था जब नरेंद्र मोदी, जी हाँ, आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाला साहब ठाकरे के पैर छूते थे, मुंबई जाते थे, पैर छूते थे। और आज वही नरेंद्र मोदी, उनका सबसे बड़ा दुश्मन, सबसे बड़ा राजनीतिक शत्रु, यही जो बाला साहब हैं, इनका बेटा उद्धव ठाकरे है। और 23 नवंबर को ये जो दोस्ती अब अदावत में बदल गई है, इसका हिसाब सामने आने जा रहा है। अब दोस्तों, सच्चाई ये भी है कि जिस गुजरात लॉबी ने, यानी मोदी और शाह ने उद्धव ठाकरे को, बाला साहब के बेटे को किनारे किया, उसी उद्धव ठाकरे ने महाविकास अघाड़ी को जन्म दिया महाराष्ट्र में। और महाविकास अघाड़ी ने आज की तारीख में, वो चाहे मोदी हो या उनके चाणक्य अमित शाह, नाक में दम कर रखा है। और ये भी सच है कि जो महाराष्ट्र का चुनाव है, महाराष्ट्र की जो राजनीति है, लोकसभा से लेकर विधानसभा तक, वो उद्धव ठाकरे के ही इर्द गिर्द घूम रही है। यानी आप कह सकते हैं कि केंद्र में उद्धव ठाकरे हैं। और यहीं से एक सवाल है कि अगर इस चुनाव में उद्धव ठाकरे का बल्ला चलता है, तो फिर महाविकास अघाड़ी स्कोर बोर्ड पे नंबर 1 हो सकती है। अगर बल्ला चला तो महाविकास अघाड़ी सरकार बना सकती है। अब दोस्तों, अगर आप महाराष्ट्र का नक्शा देखें, राजनीतिक मानचित्र देखें, तो ये जो विदर्भ का इलाका है, यहाँ पर कांग्रेस अच्छी बल्लेबाजी कर रही है। नितिन गडकरी यहाँ के सबसे बड़े नेता खामोश हैं, चुप हैं। उस पर आगे मैं फिर कभी वीडियो बनाऊंगा। फडणवीस जो है, उनका रंग फीका पड़ता चला जा रहा है। और इसके अलावा और भी जो बीजेपी के नेता हैं, विदर्भ में कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहे हैं। उसकी एक लंबी कहानी है, उसका जिक्र फिर कभी होगा। लब्बो लुआब ये है कि विदर्भ में जहाँ कई सीटें, 60 से ऊपर सीटें, वहाँ पर कांग्रेस का पलड़ा भारी है। और ये जो मराठवाड़ा एरिया आपको दिख रहा है, यहाँ पर जिस तरह से जरांगे पाटिल के साथ जो एक बड़ा मराठा रिजर्वेशन आंदोलन कर रहे थे, शरद पवार ने खेल करके जिस तरह से एक तरह से उनको चुनाव से विड्रॉ करवाया है, ये जो एरिया आपको मराठवाड़ा का दिख रहा है, यहाँ महाविकास अघाड़ी भारी है। और अगर आप वेस्टर्न महाराष्ट्र में आते हैं, पूना का ये जो एरिया है, पुणे के चारों तरफ का, यहाँ पर 84 साल के शरद पवार, असली चाणक्य जिनको कहते हैं, जो एक तरह से जिनका आखिरी चुनाव होगा, शरद पवार से उम्मीदें हैं और उम्मीदें ये की जा रही हैं कि वो खरे उतरेंगे। तो शरद पवार का इलाका है और शरद पवार का स्ट्राइक रेट पिछले लोकसभा चुनाव में सबसे बेहतर था। अगर आप मुंबई की बात करेंगे, जहाँ 36 सीटें हैं और मुंबई के किंग एक ही हैं, ना मोदी है, ना शाह हैं, न शरद पवार हैं, न राहुल गांधी। वहाँ पर किंग एक ही है और एक ही किंग रहा, ठाकरे। पहले बाला साहब थे, आज उद्धव ठाकरे। अब उद्धव ठाकरे 36 सीटों पर 22 सीटों पर लड़ रहे हैं, 36 में से 22 सीटों पर लड़ रहे हैं। पिछली बार 2019 में 19 में से 14 सीटें शिवसेना ने जीती थी, तब वो अविभाजित शिवसेना थी। इस बार अगर एक अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं वो मुंबई में, मैं बात कोंकण की नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ मुंबई की बात कर रहा हूं, 36 सीटों की, अगर यहां पर बल्ला चला ठाकरे का, तो फिर रथ एक ही आगे निकलेगा, महाविकास अघाड़ी का। अब दोस्तों, अगर आप उद्धव ठाकरे की सियासी शख्सियत, इसको आंकने की कोशिश करेंगे, उनकी जो पर्सनालिटी है, पॉलिटिकल पर्सनालिटी, तो बाकी जो नेता हैं उनसे कहीं कम वो छलिया जैसी इमेज है, बिल्कुल नहीं है। शरीफ कह सकते हैं, एक राहुल गांधी की तरह फैमिली पर्सन है। और जहाँ तक महिलाएं हैं जिनको लेकर नेता अक्सर बदनाम होते हैं, अब मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन फैमिली पर्सन होने के नाते मैं कह सकता हूँ, या जो मैंने सुना है उनके बारे में, कि महिलाएं बहुत कंफर्टेबल हैं। एक आप कह सकते हैं भाई बहन का रिश्ता जो थोड़ा रेयर है आज की तारीख में। तो एक कनेक्ट है उनका, महिलाओं के साथ भी कनेक्ट है, यूथ के साथ भी कनेक्ट है, लेकिन ये उनकी ताकत नहीं है।
ये उनके पर्सनल ट्रेड्स हो सकते हैं। उनकी एक पॉलिटिशियन के तौर पे जो ताकत है इस वक्त, दो ताकत है उनके साथ इस वक्त। एक, उनसे बेजोड़ मराठी भाषा में कोई ओरेटर नहीं है और इसीलिए क्राउड पुलर उनको कहते हैं। शरद पवार क्योंकि स्वास्थ्य ठीक नहीं है और उम्र भी है, और राहुल गांधी हिंदी बोलते हैं, मराठी जानते नहीं। तो मराठी में आज की तारीख में अगर कोई अब नेता, अगर आप किसी से भी पूछेंगे, उद्धव ठाकरे। विट, ह्यूमर, क्रिस्प, क्रिस्टल, एग्रेसिव, तंज, सब कुछ है। ये अलग बात है कि मैं मराठी समझता नहीं हूँ, बहुत कम जानता हूँ। अच्छे ओरेटर हैं, अच्छे वक्ता हैं। आप कह सकते हैं कि मराठी के अटल बिहारी वाजपेयी। तो ये उनकी एक बड़ी ताकत है और जितनी रैलीज वो करेंगे, जितना घुस कर रैली करेंगे, उतना उनको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन इससे भी इतर एक और खासियत है, और ये चुनाव के संदर्भ में कह रहा हूँ, कि जिस तरह से उद्धव ठाकरे को कुर्सी से उतारा गया, उसके बाद उनकी पार्टी छीनी, चुनाव चिन्ह छीना, और उस आदमी को सौंप दिया जिसने सबसे बड़ा धोखा किया जीवन का। उन्हीं का जो मुनीम था, उसी ने छुरी उनके भौंकी पीठ में। और आदित्य ठाकरे जो उनके बेटे, उनका कहना है कि मेरे साथ सबसे बड़ा, मेरे बाप के साथ जो धोखा किया वो इस आदमी ने किया। ये छवि महाराष्ट्र में अगर आप किसी से भी पूछेंगे तो इतना तो लोग कहेंगे कि साहब धोखा तो हुआ है, धोखा तो हुआ है। ये जो एक सिंपैथी है, सहानुभूति है, इसमें उद्धव ठाकरे काफ़ी आगे। ये सिंपैथी उनको मिल रही है। अब पिछले 6-7 महीने में ये सिंपैथी का स्केल क्या है, कम हुई है, ज़्यादा हुई, तो मैं नहीं माप सकता हूँ। लेकिन आज जो मैंने मेहमान बुलाए हैं, सब के सब महाराष्ट्र से हैं, खिलाड़ी हैं, महारथी हैं पत्रकारिता के, और मैं उनसे यही सवाल करने जा रहा हूँ कि कितना सिंपैथी फैक्टर फ़ायदा करेगा। उद्धव ठाकरे कितने इंपॉर्टेंट हैं, क्या सबसे बड़ा फैक्टर या कितना बड़ा फैक्टर उद्धव ठाकरे आज महाराष्ट्र में। 3 खास मेहमान हैं हमारे साथ। प्रकाश पोहरे साहब हैं, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप कह सकते हैं पत्रकारिता में तकरीबन 50 बरस दे दिए हैं। वो हमारे साथ नागपुर से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ नागपुर से एक और पत्रकार हैं, पॉलिटिकल जर्नलिस्ट विवेक देशपांडे, इंडियन एक्सप्रेस अखबार में कई बरस काम किया, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। खरा खोटा बोलते हैं, खरी खरी सुनाते हैं, उनको सुनिएगा विवेक देशपांडे को। और लगातार महाराष्ट्र का भ्रमण कर रहे सुधीर सूर्यवंशी हैं, जो कल धुले में थे, उससे पहले वो नासिक में थे, फिर मुंबई में थे। आज वो खुद ड्राइव करके धुले से कल्याण पहुँचे। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आप आइए, क्योंकि नब्ज़ पर आपका हाथ है, आपकी नब्ज़ क्या कह रही है मैं जानना चाह रहा हूँ। तो आज हमारे साथ सुधीर सूर्यवंशी जुड़ रहे हैं कल्याण से। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सिर्फ एक ही सवाल है, वन बिग क्वेश्चन, हाउ इम्पॉर्टेंट इज उद्धव ठाकरे फैक्टर। उद्धव ठाकरे कितना बड़ा फैक्टर है इस चुनाव में। मेरा पहला सवाल प्रकाश पोहरे साहब से है कि क्या उद्धव ठाकरे, जिनके इर्द गिर्द राजनीति घूम रही है, चाहे वो मुख्यमंत्री बने हो जिस तरह से, उसके बाद जिस तरह से वो मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटे, उसके बाद हमने देखा कि एक उथल पुथल राजनीति में हुई, महाविकास अघाड़ी भी जन्म लेती है, महायुति भी जन्म लेती है, और कहीं ना कहीं एनडीए 2 खेमों में बढ़ जाती है। और फिर हमने पार्टियों को टूटते हुए देखा है, वो चाहे शिवसेना का टूटना हो या फिर शरद पवार का टूटना हो। अगर कोई भी सिरा आप पकड़ेंगे तो उस सिरे पे आपको शुरुआत में उद्धव ठाकरे मिलेंगे। एक तरह से आप कह सकते हैं सेंटर स्टेज पर हैं। मेरा सवाल यह है कि क्या उद्धव ठाकरे एक फैक्टर हैं, नंबर 1, और क्या उद्धव ठाकरे के साथ महाराष्ट्र की सहानुभूति है, नंबर 2, और क्या ये सहानुभूति लोकसभा की तरह विधानसभा में आपको दिख रही है। हुआ क्या कि 2022 में ये जिस तरीके से शिवसेना तोड़ी गई, जो तरीका, पार्टियां टूटती है लेकिन उसका जो तरीका है, और जो तरीके से उसके बाद में उनका चुनाव चिन्ह छीन लिया गया, उसके बाद में उनका नाम छीन लिया गया शिवसेना का, और तो ये जो तरीका है लोगों को पसंद नहीं आया। देखिए महाराष्ट्र के अगर बच्चे को भी पूछेंगे, बच्चे को, तो वो यही बोलेगा कि शिवसेना किसकी, तो बोलेगा बालासाहेब ठाकरे की, राष्ट्रवादी कांग्रेस किसकी, तो बोलेगा शरद पवार की। तो लेकिन अगर आप किसी का बाप चुरा रहे हो, चिन्ह चुरा रहे हो, पार्टी का नाम चुरा रहे हो, और जो तरीका है और जिस तरीके से वो लोगों को पसंद नहीं आया, और उसके बाद में क्या हुआ कि जो सिंपैथी है वो उद्धव के बारे में ऑटोमेटिक बन गई।
तो ये इसलिए इसका पूरा जिम्मा सेहरा जो जाता है हमारे फडणवीस जी और उसके पिछवाड़े में जो है अमित शाह जी की तरफ जाता है। ये सारा उद्धव की तरफ ये सहानुभूति लाने का पूरा सेहरा जो है फडणवीस के सर जाता है। जी सर जाता है। आज आपको ये आज भी सहानुभूति दिखती है प्रकाश जी, जब आप हाँ हाँ नागपुर जाते हैं या मुंबई जाते हैं या औरंगाबाद में आप होते हैं, सिंपैथी बिल्कुल है? नहीं, वो सहानुभूति में समझ लो 5-10% का ये माइनस हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी इलेक्शन के इसके अंदर शिंदे सेना और उद्धव की सेना अगर ये दोनों आमने सामने लाएंगे तो मैं आपको इतना बताता हूं कि जितने सीट इन्होंने खड़े किए हैं शिंदे ने, तो उससे आधे आएंगे, आधे से भी कम आएंगे, एक बात समझिए। और उसके बाद में इन्होंने उद्धव ने जितने खड़े किए हैं उसमें 60% 65% उद्धव के चुन के आएंगे, यानी शिंदे से तो ज्यादा आएंगे, इतनी बात समझिए। और इन्होंने जानबूझ के क्या किया है, जहां शिंदे के आदमी खड़े हैं उसी के अगेंस्ट में ज्यादातर उद्धव ठाकरे के शिवसेना के आदमी खड़े हैं। तो ये अभी तो कांटे की टक्कर है, आमने सामने है, यानी एक तरफ सोना है एक तरफ पीतल है। अब लोगों की चॉइस है सोना लेना है या पीतल लेना है, सिंपल। एक तरफ सोना है, एक तरफ पीतल है, और पीतल वो शख्स है जिसने बकौल आदित्य ठाकरे मेरे बाप के पीठ के पीछे छुरी भौंकी थी। और एकनाथ शिंदे की एक रॉबिन हुड इमेज है, लेकिन जैसा कि हमारे पैनलिस्ट कह रहे हैं कि छवि जो है कहीं ना कहीं जिस तरह से पार्टी हड़पी और चुनाव चिन्ह हड़पा और कुर्सी हड़प ली, जिस तर्ज पे पार्टी को तोड़ा एकनाथ शिंदे ने मोहरा बन के, वो महाराष्ट्र की जनता को वो रास नहीं आया, अच्छा नहीं लगा। सुधीर भाई, आप तो लगातार घूम रहे हैं, मुझे लगता है कि आप चंद पत्रकारों में से एक हैं जो लगातार, जिसे फुट सोल्जर कहते हैं, आज यहाँ कल वहां परसों वहां, महाराष्ट्र को पूरा आप देख रहे हैं। आज भी आप 4-5 घंटे आपने ड्राइव किया, और मैं बहुत आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि इतनी ड्राइविंग के बाद आप लाइव आए हैं आज शाम को। मैं ये जानना चाह रहा था कि पब्लिक उद्धव ठाकरे के बारे में क्या कहती है? कभी जब आप चाय के होटल पे रुकते हैं या फिर आप कहीं किसी से मिलते जुलते हैं, क्या उद्धव की आपको सिंपैथी दिखती है? दीपक जी है बिल्कुल। चौराहे पे हम जब चाय के लिए और कुछ चाय नाश्ता के लिए जब लोगों से चौराहे पे या कुछ छोटे ठेला जैसे हम कहते हैं वहां पे मिल गए तो लोगों में बात होती है। और दूसरी तरफ गांव के जो जिसे हम कट्टा कहते हैं कि वहां पे सब लोग मिल के आते, उसी जगह भी मैंने भी काफी लोगों से बात किया। तो बिल्कुल ये चीज है कि उद्धव ठाकरे के फेवर में बिल्कुल सिंपैथी है। लेकिन मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे को भी हमने कम लिखना नहीं चाहिए। एकनाथ शिंदे के बारे में जिस तरीके से नेगेटिविटी इनिशियली थी उतनी बिल्कुल अभी नहीं है, ये भी बात सही है। लेकिन इसमें ये बात है कि उद्धव अभी कितना ये सिंपैथी को कैपिटलाइज करेंगे। जैसे शरद पवार ने उनकी जो सिंपैथी थी वो कैपिटलाइज 100% किया लोकसभा में। अभी उद्धव ठाकरे ये सिंपैथी कितने कैपिटलाइज करते वो सभी उनके लीडरशिप के ऊपर पूरा डिपेंड है। और दूसरी बात, शिंदे जी को लोकसभा में मुझे लगता है कि सब जैसे हम कहते हैं ना पांचों उंगलियां घी में, वैसे उस तरफ सब चीजें उनके फेवर में चली गई थी। लेकिन जब मैं घूम रहा हूँ, जब मैं दुलिया था, जलगांव था, नासिक था, अभी कुछ कल्याण के कुछ इलाकों में भी था, तो बाकी एरिया भी देखे तो सबसे अजूबा वाली बात मैंने देखी, शिंदे को जकड़ने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने बहुत शिद्दत से की है। इस जहां जहां शिंदे के स्ट्रॉन्ग और सिटिंग एमएलए चुन के आ सकते हैं वहां वहां बीजेपी ने सिस्टमेटिकली और स्ट्रैटेजी के साथ में रिबेलियन दे दिए गए हैं। बड़ी बात कही आपने। सुधीर जी कह रहे हैं कि देखिए उद्धव ठाकरे को लेकर सिंपैथी तो है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी डर था कि सरकारी पैसे के बल पर और अपने पैसे के बल पर ये जो रॉबिन हुड इमेज है एकनाथ शिंदे की, कहीं ये कमाल ना कर जाए, ये कहीं ये सीट ज्यादा नहीं ले जाए। और इसका जो डर है वो देवेंद्र फडणवीस को ज्यादा है, बीजेपी को ज्यादा है। तो बीजेपी ही सबसे बड़ी दुश्मन एकनाथ शिंदे की है, यानी जिसको मोहरा बनाया था आज उसी को बीजेपी खाना भी चाहती है। ये स्थिति शिंदे की है। मैं फिर आ रहा हूं विवेक देशपांडे जी के पास। मेरा सवाल यह है कि इस वक्त आज की तारीख में उद्धव ठाकरे कितना बड़ा फैक्टर है, कितना बड़ा फैक्टर है, ये मैं जानना चाह रहा हूं। मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे को लेकर जो राजनीति हुई और उद्धव ठाकरे को
दरकिनार करने के लिए और उनको उनको एक क्या कहते हैं, उनको विलन बनाने के लिए बीजेपी ने जो पूरा खेल किया महाराष्ट्र में, जिस तरह की गंदी राजनीति की, वो सेंटर स्टेज पे है। वो जो राजनीति है बीजेपी की गंदी, वो सेंटर स्टेज पे है। उद्धव ठाकरे केवल एक उसका एक उसमें से एक प्लेयर है, विक्टिम है, वो एक विक्टिम है उसके। और देखिए उनकी जगह किसी और को भी विक्टिम बनाया जाता तो शायद वो जो विक्टिम बनाने की जो प्रक्रिया है वो जो है वो कायम है, वो वही सेंटर स्टेज में रहेगी। तो बीजेपी की गंदी राजनीति जो है उससे लोग गुस्सा है। वो किसके साथ हुआ है ये फैक्टर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, किसी के भी साथ। अगर शरद पवार के साथ कल हो जाता तो लोग उसी तरह से रिएक्ट करते, और हुआ भी है। लेकिन शरद पवार की पार्टी तो तोड़ी गई, पार्टी तो शरद पवार की भी तोड़ी गई है ना। अभी शरद देखिए, तो ऐसा है कि शरद पवार को 10 में से 8 सीटें मिली लोकसभा में। अब क्या वो सिंपैथी फैक्टर की वजह से मिली है? इसलिए नहीं मिली कि सिंपैथी फैक्टर था, इसलिए मिली कि शरद पवार ने अपना कार्ड बहुत अच्छा खेला। शरद पवार ने राजनीति बहुत अच्छी की, शरद पवार ने अपना खेल बहुत अच्छे से खेला, जो शायद खेलने में उद्धव ठाकरे थोड़े कम पड़ गए। अब वो सबक लेकर इस चुनाव में उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी उसको रिस्ट्रेटेजाइज करना बहुत जरूरी है। नए सिरे से एक स्ट्रेटेजी बनानी जरूरी है। सिंपैथी वगैरह जो फैक्टर है उसका विचार न करते हुए जो रियलिस्टिक फैक्टर्स है उस पर फोकस करके जो लोकसभा में उनको फायदा नहीं मिल सका वो फायदा विधानसभा में कम से कम मिल जाए, इसके बारे में वो सोचे। इसमें ज्यादा अक्लमंदी का काम है। प्रकाश जी, मैं थोड़ा सा चुनाव पे आ रहा हूं एकदम। मेरा सवाल प्रकाश जी ये है कि आपको लगता है कि अगर उद्धव ठाकरे का अगर बल्ला चलता है, वो रंग बनाते हैं, तो महाविकास अघाड़ी का स्कोर बड़ा खड़ा हो सकता है? और उद्धव ठाकरे का अगर बल्ला नहीं चलता तो क्या फिर महाविकास अघाड़ी का स्कोर बहुत बड़ा नहीं होगा? यानी उद्धव ठाकरे पर कितना दारोमदार है महाविकास अघाड़ी का, उन पर कितना डिपेंडेंट है महाविकास अघाड़ी? नहीं, निश्चित रूप से डिपेंड है, निश्चित रूप से डिपेंड है। आप उनको माइनस नहीं कर सकते हो, एक बात समझिए। और दूसरी बात ऐसा है जिसका अभी जिक्र सुधीर भाई ने किया कि ये सारे के सारे रिबेल्स खड़े कर दी गए। टोटल 78 रिबेल्स खड़े हैं ये सिंधे और अपना इसके खिलाफ में अपने अजित पवार के जितने भी कैंडिडेट है ना उनके खिलाफ में करीब करीब 78 रिबेल्स खड़े कर दिए हैं फडणवीस ने। फडणवीस ये चाहता है कि इनके कम से कम लोग आए, क्योंकि वही बात है ना, क्योंकि जिसकी जितने ज्यादा तो फिर वो हिसाब से लेना पड़ेगा साथ में। तो अभी तो इनको दोनों को निपटाने के लिए लगे हैं, क्योंकि उनको एक ध्यान में आ गया कि ये बहुत बड़ी गलती की है, इनको ये बिल्कुल ध्यान में आ गया। क्योंकि जो शिंदे को उन्होंने हल्के में लिया था तो वो शिंदे को हल्का लेना इनको भारी पड़ गया। और उसके बाद में अजीत पवार की जो यूटिलिटी थी उन्होंने देख ली, इसकी यूटिलिटी पूरी खत्म हो गई है, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि वो पार्लियामेंट इलेक्शन में भी दिख गया कि कितने लोग आगे चुन के, जो खुद के बीवी को चुन के नहीं ला सकता बोलते तो क्या करेंगे। और अभी भी हालत बहुत खराब है। तो ऐसे इसके अंदर देखिए दारोमदार जो है ये, देखिए ऐसा ये आप उद्धव के ऊपर की दारोमदार कम है या फिर कांग्रेस के ऊपर की या राष्ट्रवादी, देखो तीनों भी सरी के पलटे पे है। इन्होंने जो पहले वोट जो बंटवारा किया था ना वो 85 किया था। ये बताने की कोशिश की थी इन्होंने कि भाई देखिए भाजपा के अंदर यानी युति के अंदर तो कैसे है कि वो एक के तरफ 140 है, एक के तरफ कितने हैं, ये है कि यानी अलग अलग है, लेकिन भाई हम तीनों इक्वल पोजीशन पे है, हर जन 85 पे है। ये बताने की कोशिश उन्होंने की थी कि हम लोगों में बिल्कुल कुछ नहीं, और वो काफी हद तक के उन लोगों ने ये करी। और लेकिन जैसा विवेक ने अभी बताया ना, शरद पवार का जो स्ट्राइक रेट ज्यादा इसलिए है कि शरद पवार का जो सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स है ना ये बहुत मायना रखता है, इतनी बात ध्यान में रखिए। तो इसीलिए उनका स्ट्राइक रेट ज्यादा हुआ और इसी के कारण ये हुआ। अभी अगर फर्क पड़ा तो मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूं कि जो चुनाव चिन्ह है, देखिए धनुष बाण जो था इनका शिवसेना का, वो लोगों के दिमाग में बैठे हुआ है पूरा का पूरा। अभी क्या किया कि इन्होंने उसका चुनाव चिन्ह छीन के ये मशाल चिन्ह दे दिया। तो अभी ये फर्क तो पड़ेगा ना लोगों को, यानी इनको तो पहले लोगों के पास में कैंडिडेट छोड़ो, लेकिन पहले तो चुनाव चिन्ह पहुंचाना पड़ेगा। आज ही मशाल को
हाँ, मशाल को तो आज ही सेना के एक बड़े वरिष्ठ आदमी से मैं बात कर रहा था और उसने खुद ये बात मुझसे बोली, मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका, लेकिन भयंकर वरिष्ठ आदमी है सेना में के, वो खुद आए अभी नागपुर के अंदर, वो बता रहे थे कि प्रकाश भाई हमारी गलती हो गई कि हमने यहाँ कम लोग उतारे और नागपुर के अंदर हमने कम लोग दिए हमारे सेना के, तो यानी दिए ही नहीं है समझ लो। तो उसके कारण ये क्या हुआ है, नागपुर के जैसे चुनाव तबके चिन्ह। के अंदर, हाँ नहीं, नागपुर में इनका एक भी खड़ा नहीं है शिवसेना का, ये भी बात उनको भी अकड़ दिख गई है, क्योंकि फिर नागपुर का जो पूरा पावर है वो किसी को नहीं मिल रहा अभी, ये सारे लोग नागपुर के जो है हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए, अपने क्या करना है करेंगे, इस तरीके से जी सारी जी, बातें हो गई है और चुनाव चिन्ह का बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। अच्छा, दूसरा बड़ा और भी फर्क एक है। बताऊंगा आपको, नहीं एक गिरीश जी ऐसा है इसके अंदर, ये जो चुनाव चिन्ह जैसा इनका बदल गया उद्धव का, उसी तरीके से इनका भी बदल गया, इनकी घड़ी थी तो इनको इनके हाथ में तुतारी शरद थमा दी पवार। शरद पवार के, लेकिन उसके अंदर ये इलेक्शन कमिश्नर ने जो अभी नालायकपना बोलो कुछ भी बोलो, उन्होंने क्या किया है कि ये ट्रम्प नाम, यानी जो अपने इसके अंदर जो बजाते हैं ना स्टेज के ऊपर वो जी हाँ बड़े हीरो जी। ट्रम्प, हाँ तो वो ट्रम्पेट ट्रम्प ट्रम्पेट चुनाव चिन्ह भी रख दिया, अभी ट्रम्प को मराठी में तुतारी ही बोलते, एक बार समझिए। तोतारी। तो कई जगह के ऊपर लोग लिखते हो तो उसको तुतारी लिखते हैं, तो वो तुतारी के ऊपर इन्होंने खड़े कर दिए थे और वो इतने और भी शाने बना करे हुए है इन्होंने कि सेम आदमी के सेम नाम के आदमी खड़े कर दिए कई जगह। गॉट इट, समझ गया। हाँ मतलब आप ये कह रहे हैं कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन जो चुनाव चिन्ह का मसला है कि भाई आपने उद्धव ठाकरे की जब पार्टी छीनी और उसका निशान छीन लिया और शिंदे को दे दिया, तो वो जो धनुष बाण जो था बाला साहब ठाकरे के टाइम से, वो लोगों के दिमाग में जहन में बैठा हुआ है। ऐसे में जो नया निशान मशाल है उसको थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है। तो कहने का मतलब प्रकाश जी का ये कि उद्धव ठाकरे को अगर अपनी बढ़त बढ़ानी है तो मशाल की लौ तेज करनी पड़ेगी कि हर अंधेरे में मशाल दिखे, ये वो कहना चाह रहे हैं, क्योंकि धनुष बाण कहीं ना कहीं एक फैक्टर है। मेरा सवाल सुधीर जी ये है कि आपको क्या लग रहा है कि मैं देख रहा था गोदी मीडिया के चैनल देख रहा था, बड़े बड़े एंकर कह रहे हैं कि साहब देयर इज सम कंफ्यूजन, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, शरद पवार कुछ सोच रहे हैं और उद्धव ठाकरे कुछ सोच रहे हैं। मतलब गोदी मीडिया एक नैरेटिव सेट कर रही है कि भाई उद्धव ठाकरे शरद पवार इनमें कुछ बहुत बन नहीं रही है, ऑल इज नॉट वेल। ये सच्चाई कहाँ तक है, क्योंकि आप शरद पवार को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, आप उद्धव ठाकरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और मुंबई में राजनीति को बहुत अंदर तक कवर करते हैं आप। मैंने कहा आपसे ही सवाल कर लेता हूं कि भाई उद्धव ठाकरे शरद पवार में रिश्ते कैसे हैं? देखो दीपक भाई, मुझे लगता है दोनों महाराष्ट्र के कद्दावर लीडर है और दोनों प्रैग्मेटिक लीडर है। दोनों को पता है कि महाराष्ट्र में उनकी पार्टी उनको क्या करना है। जैसे उद्धव ठाकरे का पहले कहना था कि मुझे सीएम पे डिक्लेयर करो, लेकिन वो भी समझ चुके हैं कि ये सीएम पे डिक्लेयर करने का टाइम नहीं है, तो इसलिए उन्होंने उनका जो इंसिस्टेंस था वो छोड़ दिया और शरद पवार ने बात क्लियर कर दी कि ये जो भी कुछ होगा वो इलेक्शन के बाद होगा, क्योंकि कोई एक पर्टिकुलर फेज डिक्लेयर होने से बाकी लोगों में ना थोड़ी मायूसी छा जाती है। तो उनको ऐसा लगता है कि कोई चेयर खाली हो तो उनको भी एक प्लेस मिल सकती है, इसीलिए सब लोग काम पे लग जाते हैं और अपने ज्यादा सीटें चुनने में मदद करते हैं। जी, वही ये चीज हुई थी अंडरस्टैंडिंग कैसी है? मुझे लगता है उनमें काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है कंपेयर टू जैसे हम एकनाथ शिंदे, अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस की जब हम कंपैरिजन करते हैं, उनसे तो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग मुझे लगता है कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी में। तीनों ने कल आपको पता है एक मंच साझा किया, तीनों एक जी हाँ, साथ रैली आ थी। जाते हैं, रैली थी यहाँ पे। जैसे देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे और अजित पवार आ गए, लेकिन पीठ के पीछे क्या बातें होती है हम तो मंत्रालय में कॉरिडोर में सब चीजें सुनते हैं, इसीलिए मुझे लगता है कि इन दोनों के बारे में इतनी चीजें सुनाई नहीं पड़ती, ज्यादा वो महाविकास आघाड़ी के लीडर के बारे में सुनाई पड़ती है। इसलिए जैसे हम कहते हैं कि नेचुरल जो अलायंस है महाविकास आघाड़ी, वो शुरू में लोगों को थोड़ा गड़बड़ी लग रहा था, लेकिन सत्ता 2.5 साल के होने के बाद फिर बाद में अपोजिशन के बाद थोड़ा जेलिंग बहुत अच्छी तरह से हो गया, उसके वजह से उनका वोट ट्रांसफर जो लोकसभा में हुआ वैसा वोट ट्रांसफर महायुति में बिल्कुल नहीं हुआ, उसका उनको खामियां में भुगतना पड़ा। वही चीज मुझे लगता है कि जेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वोट ट्रांसफर लीडरशिप कैसे एक साथ में
कोहेरेंट और एक जैसे गुलदस्ता हम कहते दिखते और दिखाते, उसके ऊपर काफी चीजें डिपेंड है। ओके, बड़ी बात कही सुधीर जी ने कहा कि भाई महायुति में देवेंद्र फडणवीस की बातचीत बंद है, ना के बराबर है एकनाथ शिंदे से। एकनाथ शिंदे जो है वो अजीत पवार को पहले दिन से वो देख नहीं रहे उनकी तरफ। तो जिस तरह की खटपट, जिस तरह की लड़ाई, कोल्ड वार, शीत युद्ध महायुति में है, एनडीए में, उससे कहीं बेहतर स्थिति जो है महाविकास अघाड़ी में है। शरद पवार मैच्योर हैं। दीपक जी सिर्फ एक कंप्लीट करना चाहता हूँ। तानाजी सावंत शिंदे गुट के मिनिस्टर है, वो कहते हैं कि मैं जब अजीत पवार के साथ बैठता हूँ तो मुझे वोमिटिंग होती है, वोमिटिंग जैसा होता है, तो मुझे अच्छे ठीक नहीं लगता। दूसरा मिनिस्टर कहता है कि जो एनसीपी के जो मिनिस्टर अपना ये स्टेट पर्सन सुनील तटकरे, उनको कैंसर कहते। हेमंत गोडसे शिवसेना के जो फॉर्मर सांसद है, वो छगन भुजबल को कह रहे हैं कि वो मेरे पीठ के पीछे उन्होंने छुरा कोसा लोकसभा में। तो ओपनली चीजें उनके बारे में कह रहे हैं। समझ गया, तो आप खुलकर आपने बोले, मैं खुलकर बोल देता हूं। आपका मतलब ये है कि खुलेआम एक दूसरे को गाली बक रहे हैं महायुति में। ऐसी स्थिति जो है महाविकास अघाड़ी में नहीं है। वहां पर एक मैच्योरिटी है। शरद पवार भी मैच्योर हैं, 84 साल के। उद्धव ठाकरे भी बाल बच्चे वाले आदमी, फैमिली पर्सन है, वो भी काफी मैच्योर है कुछ मामलों में। और एक तरह से दोनों में बन रही है। राहुल गांधी भी आप देखेंगे तो छल प्रपंच राहुल गांधी में भी कम है। तो एक आप कह सकते हैं एक प्लेटफॉर्म पे हैं। भले ही छोटे नेता जो कांग्रेस के हैं वो ज्यादा परेशान कर रहे हैं, नाना पटोले टाइप। मैं जरा विवेक देशपांडे जी आपके पास आ रहा हूं। मुझे ये बताइए कि आप तो इतने दशकों से चुनाव कवर कर रहे हैं, इस वक्त आपको क्या लग रहा है? अगर महाराष्ट्र के बाहर कोई आपको फोन करके पूछे कि भाई कौन आगे है कौन पीछे है, तो आपका जवाब क्या होगा? क्या महायुति मोदी शाह फिर से सत्ता बनाने जा रहे हैं हरियाणा की तरह, या फाइट है, जबरदस्त फाइट है महाराष्ट्र में? दीपक जी, ऐसा है, पहले मैं वो जो महायुति और महाविकास आघाड़ी की जो केमिस्ट्री, उसके बारे में एक बात कह दूं, फिर आगे कहूंगा। बिल्कुल कह दीजिए, बिल्कुल कहिए सर। एक फंडामेंटल डिफरेंस दोनों के बीच में ये है कि जो महायुति है वो सत्ता के लिए इकट्ठा आए हैं, और जो महाविकास आघाड़ी वाले हैं वो सर्वाइवल के लिए इकट्ठा है। उनके सर्वाइवल का सवाल है, इसलिए उनका जो यूनिटी इंडेक्स है वो महायुति के यूनिटी इंडेक्स से ज्यादा अच्छा है। वो बहुत ही नेचुरल सी बात है। अगर हम तीनों की जान खतरे में है तो हम तीनों इकट्ठा रहेंगे और एक दूसरे के साथ में हमारा जो जेलिंग है वो ज्यादा अच्छा होगा। और जो छुरा लेके घूम रहे हैं वो तीनों, वो एक तरह से गैंगस्टर जैसा बिहेव करते हैं। तो वो एक दूसरे को भी काटते हैं। जो गैंगस्टर्स होते हैं वो एक दूसरे को भी काटते हैं। तो वो फर्क है। इसलिए इनका जेलिंग ज्यादा अच्छा है, इनका वोट ट्रांसफर ज्यादा अच्छा होगा, इसमें कोई शक नहीं। और महायुति में वोट ट्रांसफर अच्छा नहीं होगा, उतना अच्छा नहीं होगा जीत के लिए जो आवश्यक है। तो जनाब जरा सियासत की नब्ज पकड़े हुए हाल तो बता दीजिए साहब, हाल भी तो बता दीजिए कि है ना। नहीं दीपक जी, ये एक फैक्टर है ना, इससे फर्क पड़ेगा। मैं आपको फैक्टर्स बता रहा हूँ एक एक। ये एक फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण जो है महाविकास आघाड़ी के पक्ष में। समझ गया। दूसरा जो है, जो संविधान के मुद्दे का जो इफेक्ट है वो क्या खत्म हुआ है? वो नहीं हुआ है, उसका लिंगरिंग इफेक्ट है। वो सिंपैथी वेव भी थोड़ी कम हुई है, संविधान का इम्पैक्ट भी थोड़ा कम हुआ है। मुझे लगता है आज एक बार फिर संविधान का इशू सामने उभर कर आया है, इसलिए कि बीजेपी के लोग राहुल गांधी का मजाक उड़ा रहे हैं कि कोरी किताब कॉन्स्टिट्यूशन की लेके नागपुर में प्रोग्राम किया वगैरह, इस तरह का एक प्रचार उन्होंने शुरू किया है। तो बीजेपी ने खुद ही संविधान के मुद्दे को फिर एक बार सेंटर स्टेज पे लाया। अच्छा है, इस पे अभी डिबेट हो जाए तो संविधान का मुद्दा फिर से जागृत हो जाए, जीवित हो गया, अच्छा हो गया। उसका इफेक्ट आज भी है। और महाराष्ट्र और हरियाणा में फर्क ये है कि महाराष्ट्र ये एक सोशल रिफॉर्म्स की भूमि है, महाराष्ट्र ये प्रोग्रेसिव विचारों की भूमि है। महाराष्ट्र में शाहू फुले अम्बेडकर की परंपरा है, महाराष्ट्र में संत परंपरा है जिसमें ब्राह्मण से लेके महार तक सारे जातियों के संत हैं। तो प्रोग्रेसिव विचार महाराष्ट्र में, इसीलिए तो 100 साल से महाराष्ट्रियन लोगों ने शुरू किया हुआ संघ आरएसएस, महाराष्ट्र में जिसका जो मतलब जिसको क्रेडल कहते हैं अंग्रेजी में, जहां पैदाइश है आरएसएस की, पालना जी। हाँ, उसमें महाराष्ट्र में इनको कभी पैठ वो अपनी बना नहीं पाए, नागपुर में नहीं बना पाए। नागपुर में पहली बार 2014 में वो मोदी वेव के चलते और नितिन गडकरी अपनी पॉपुलैरिटी के चलते चुन कर। माफी चाहूंगा, मैं आपको टोक रहा हूँ। नहीं, आपकी बात से मैं मुतमईन हूँ, कन्विंस हूँ। मुझे 30 सेकंड में ये बता दीजिए कि भाई ये जो मुकाबला है, कौन आगे कौन पीछे, थोड़ा स्कोर बोर्ड का इशारा तो कर दीजिए साहब।
मैं बता रहा इसके मैं अगर कुछ कहूंगा कि इनको इतने मिलेंगे तो लोग कहेंगे किस बेसिस पे कह रहे थे, मैं बेसिस बता रहा हूँ। तो ये सारे जो फैक्टर्स है वो महाविकास आघाड़ी के पक्ष में। और दूसरी बात, जो बीजेपी ने गंदी राजनीति का खेल खेला है, जिसके चलते बीजेपी के वोटर भी नाराज है, जिस तरह से अजीत पवार को साथ में लिया, तो ये बहुत सारे फैक्टर्स, कोई भी एक फैक्टर ऐसा नहीं है जो बीजेपी के बहुत ज्यादा पक्ष में। एक अगर आप वो रेवड़ी वाला फैक्टर छोड़ दे, लाड़की बहन वाला फैक्टर छोड़ दे, और हिंदुत्व का जो भी उनका ग्लू है हिंदुत्व का वो छोड़ दे, तो सारे फैक्टर्स जो है वो उनके खिलाफ है। तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि आज भी महाविकास आघाड़ी का पलड़ा भारी है, और महाविकास आघाड़ी मेरे हिसाब से कम 150 सीटें जीत सकती है, ज्यादा से ज्यादा 160 सीटों तक विक्ट्री महाविकास आघाड़ी को मिल सकती है। प्रकाश जी, भाई विवेक जी तो सीटों पर आ गए हैं। मतलब जो वचन सुनना चाह रहा था मैं कि भाई कम से कम आदमी बताए तो कि कौन कहां खड़ा, 160 पे खड़ा, 140 पे, कुछ अंदाजा तो लगे कि भाई तस्वीर क्या बन रही है। तो आज तो इन्होंने खैर बोल दिया। अब ये ब्रह्म वाक्य है, सरस्वती विराजमान है इनकी जिहा पे, तो मुझे नहीं पता, लेकिन इन्होंने कहा कि साहब 150 यानी बहुमत पार करने जा रही महाविकास आघाड़ी। अब आप बताइए, आपको क्या लग रहा है? आपकी पारखी आंखें जो हैं वो क्या कह रही हैं? 100% मैं विवेक के साथ में सहमत हूं, और बिल्कुल सही आकलन किया है विवेक ने। और यही मेरा भी ये है, ठीक है 2-4-5 से इधर उधर, लेकिन महाविकास आघाड़ी सत्ता बनाएंगी ये एक विषय, और उसके बाद में वो 160-170 तक के डेफिनेटली जाएंगी, इसके बारे में कोई शंका नहीं है, और यही होने वाला है बस। ओके, गॉट इट। बहुत 30 सेकंड बहुत ही आपने क्रिस्प कहा कि 150 से आप सहमत हैं, लेकिन प्रकाश साहब कह रहे हैं भाई तजुर्बे वाले आदमी, तो बहस तो इनसे कर नहीं सकते। इनका कहना है कि 170 तक भी जा सकते हैं। सुधीर जी 30 सेकंड आपको भी दिया, बता दीजिए सवाल क्या करूं अब? नहीं, मुझे लगता है कि लोकसभा में जिस तरीके से मोमेंटम महाविकास को आघाड़ी को मिला था, वो मोमेंटम उन्होंने थोड़ा बिखरने का काम सीट शेयरिंग में बिल्कुल किया था। जो वो टाइम जो उनको मिला था लोगों में जाने को, वो ज्यादा मोमेंटम बढ़ा सकते थे, लेकिन वो मोमेंटम उन्होंने, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना ड्रॉपिंग द बॉल, वैसे उन्होंने महाविकास आघाड़ी कर दिया। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने सीट बंटवारा किया, मुझे लगता है कि महायुति से ज्यादा अच्छा सीट बंटवारा महाविकास आघाड़ी में हुआ। लेकिन कुछ जगह पे काफी गलतियां भी हुई है उनकी। लेकिन जैसे मैं आज घूम रहा हूँ, तो जैसे जैसे वक्त जा रहा है, जैसे जैसे कैंपेन अभी बढ़ रहा है, तो महाविकास आघाड़ी के जो वीक कैंडिडेट पहले लगते थे कि भाई ये वीक कैंडिडेट यहाँ पे दे दिया, ये तो जीत नहीं पाएगा, लेकिन सडनली वो कैंडिडेट अभी जब लोगों से बात करो तो वो कैंडिडेट भी अभी हम कहते विनिंग नहीं, थोड़े कंपटीशन में आ रहे हो धीरे धीरे। मुझे लगता है जैसे जैसे वोटिंग की डेट नजदीक आएगी, वह सभी कैंडिडेट जो वीक कैंडिडेट हम जैसे कहते थे, वो भी कंपटीशन में आके विनिंग की तरफ बढ़ सकते। इसलिए मुझे लगता है कि जो पर्दा जो बाहरी है अभी भी, वो ये बिल्कुल महाविकास आघाड़ी तरफ ही मुझे बिल्कुल दिख रहा है। महाविकास आघाड़ी का पलड़ा भारी है। और सुधीर जी जो लगातार भ्रमण कर रहे हैं महाराष्ट्र का, इनका कहना है कि भाई जो कमजोर उम्मीदवार दिखते थे शरद पवार के, उद्धव ठाकरे के, वो धीरे धीरे उनमें कुछ दमखम दिख रहा है, कुछ एनर्जी उनमें दिख रही है। और हो सकता है कि ये एनर्जी और बढ़े जैसे जैसे चुनाव चरम पर पहुंचता है, शबाब पर आता है। और मिस्टर प्रकाश पोहरे, बड़े भाई आप कह सकते हैं पत्रकारिता के शरद पवार बैठे हुए हैं, पुराने आदमी हैं। इन्होंने कहा कि साहब मैं तो, मुझे लगता है कि 160 के ऊपर भी जा सकते हैं, 170 तक कर सकते हैं। तो ये साहब प्रकाश साहब का कहना है। और विवेक देशपांडे अक्सर गिनती बताते नहीं, गिनती हमेशा इनकी कमजोर रही है, गिनती नहीं बोलते, लेकिन आज गलती हो सकती इनके, या तो स्लिप ऑफ टंग हो। इन्होंने कहा कि साहब 150 जा रही है। आज पहली बार गिनती बताई है विवेक जी ने कि 150 जा सकते हैं, यानी बहुमत का जो दोस्तों फिगर है 145, 288 के हाउस में 145 मेजॉरिटी मार्क है। और मिस्टर देश पांडे कह रहे हैं कि 150 टच कर सकते हैं। एम आई राइट सर? आप ही ने कहा 150। मेरे दीपक जी, मैं आपको बताऊं, सुधीर जी गवाह है, मैंने सत्येंद्र के प्रोग्राम में एक दूसरे चैनल पे मैंने लोकसभा के बारे में कहा था कि महाराष्ट्र में लोकसभा में महाविकास आघाड़ी को 30 से 35 सीटें मिलेगी, ऐसा मैंने कहा जी। तो आपने हमारे यहाँ कहा था। नहीं, मैं कहता हूँ आप बहुत आखिर में जाके प्रेडिक्ट करते हैं, लेकिन आज शुरू में पहली गेंद पे आपने चौका मारा है, इसलिए मैंने आपसे कहा। आप बहुत बाद में बताते हैं कि साहब इतने आ रही, तो आज आपने 150 से खाता खोला है।
तो बहरहाल दोस्तों, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि आज हमारे पैनलिस्ट तीनों ही मराठी पत्रकार हैं, बहुत ही स्ट्रांग इनके जो है रूट्स हैं और सबके पास कम से कम 25, 30, 40, 50 साल का तजुर्बा है। आप कह सकते हैं 100 साल का तजुर्बा बैठा हुआ हमारे सामने। इनका ये आकलन है कि महाविकास आघाड़ी का पलड़ा भारी है, लेकिन मेरा भी मानना है कि भाई मोदी शाह कहीं हरियाणा ना कर दें, इसकी मुझे आशंका है। तो इसी के साथ मैं तीनों का धन्यवाद दूंगा और मैं चाहूंगा कि आप तीनों फिर आइए, क्योंकि ये चढ़ता हुआ इलेक्शन है, अभी शबाब पर पहुंचा नहीं, अभी तो चढ़ाई शुरू हुई है। मैं चाहूंगा कि आप लोग फिर आएं और फिर एक बार हम रीअसेस करते हैं सिचुएशन को। सुधीर जी, सो मच थैंक यू कि आप रास्ते में 5 घंटे ड्राइविंग करके आप हाजिर हो गए साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। लोग आजकल समन पे नहीं जाते हैं, आप सिर्फ न्योते पे आ गए, आपकी मोहब्बत है। प्रकाश जी, किन लफ्जों से आपका शुक्रिया अदा करूं, मेरे पास लफ्ज नहीं, बस आप आते रहिए और बोलते रहिए, अपने विचार रखते रहिए। विवेक भाई, कई दिन के बाद आप स्क्रीन पर आप आए, इसलिए आपको भी सैल्यूट है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।